गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर नंबर 3 करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। डिस्कस करेंगे डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन द वेरियस फैक्टर्स। मतलब हम बात करेंगे डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस एट वेरियस फैक्टर, और इसके साथ न्यूमेरिकल भी स्टार्ट करेंगे। रेजिस्टेंस मुझे मालूम है कि R की वैल्यू जो होती है R इक्वल टू रो L अपॉन ए, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। वेयर L जो है लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड एरिया जो है इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर एंड रो की वैल्यू मुझे मालूम है। रो की वैल्यू है m डिवाइडेड बाई n e स्क्वायर इंटू रिलैक्सेशन टाइम टाउ। इसको लाकर हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, तो r इक्वल टू हो जाएगा m n e स्क्वायर टाउ इंटू एल बाई ए। ये हमारे पास आ गया इक्वेशन 2। अगर इसको देखें तो r किस पे डिपेंड करेगा? पहला पैरामीटर है कि r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मतलब लेंथ को हम इंक्रीज करेंगे, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। डिक्रीज करेंगे, सेकंड पैरामीटर है कि r इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एरिया, यानी बाय इंक्रीजिंग एरिया r की वैल्यू डिक्रीज होगी। थर्ड पैरामीटर है कि r इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई n नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रेशंस पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा कंडक्टर में तो उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी। अब फोर्थ पॉइंट हमारे पास है डी पॉइंट, r इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई रिलैक्सेशन टाइम, टाउ के रिलैक्सेशन टाइम। इन फोर फैक्टर जो देखें इस पे रेजिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड करती है। तो आप इससे प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि r इंक्रीज होगा तो क्या होगा। यहां तक हमने देख लिया। एक लाइन बेटा ऐसे हम बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस की वैल्यू, ये लिखता हूं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू ये डायरेक्टली डिपेंड करता है टेम्परेचर। लेकिन तब जब टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू कम होगी, यहां पर लिखना पड़ेगा इफ टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा, जिसको बोलेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट की बात करेंगे, कोफिशिएंट की वैल्यू इज स्मॉल। अगर स्मॉल है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, स्मॉल नहीं है तो ये होगा एक्सपोनेंशियली, मतलब r की वैल्यू r जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा e की पावर टेम्परेचर, मतलब एक्सपोनेंशियल होगा, एक्सपोनेंशियली डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस की वैल्यू। ये तो फैक्टर है जिस पे रेजिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड करता है कि रेजिस्टेंस किन की बातों पर डिपेंड करता है। ये हम लोग नोट कर लेंगे रेजिस्टेंस की वैल्यू। अब न्यूमेरिकल के लिए ये फैक्टर है जिस पे कैलकुलेट करेंगे रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी। आइए अगला पैरामीटर देखते हैं लोग किन पे डिपेंड करता है। अब आता है कि स्ट्रेच जो वायर के लिए कैसे निकालेंगे। जैसे मतलब रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल, रेजिस्टेंस यहां हेडिंग डालता हूं, रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रेच्ड वायर। ऐसे मान लेते हैं कि एक मेरे पास वायर देखा है जिसका रेजिस्टेंस मान लो ये वायर है, हमारे पास ये वायर है, ऐसा आपने नोट कर लिया। ये वायर जिसकी लेंथ L एज्यूम कर लेते हैं और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने A लिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। ये मटेरियल की रेजिस्टिविटी रो है, लेट एज्यूम कर लिया, वायर देखा है। और इसका रेजिस्टेंस जो है इसका है ओरिजिनल रेजिस्टेंस की वैल्यू R एज्यूम कर लेते हैं। अगर इस रेजिस्टेंस को स्ट्रेच कर दिया जाए, एक केस 1 हो गया, वायर को स्ट्रेच कर दिया जाए, मतलब इसको खींच दिया जाए तो लेंथ में क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, लेंथ इंक्रीज होगी। लेंथ एज्यूम कर लिया, लेंथ इतनी बढ़ गई।
ये लेंथ की वैल्यू होगी, इसको मान लेता हूँ L1 है, रेजिस्टेंस R1 जूम कर लेता हूँ, एरिया A1 आसान रहेगा समझने के लिए, इसको L2 ले लेते हैं इंक्रीज। रो की वैल्यू वही रहेगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 हो गया। अब आपसे पूछा गया इसका रेजिस्टेंस बताइए R2 कितना होगा, तो इसको बोलते हैं स्ट्रेच्ड वायर, मतलब वायर को क्या कर दिया गया, स्ट्रेच कर दिया गया। तो स्ट्रेच्ड वायर में सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है अपने बच्चों के लिए, बच्चे याद क्या रखेंगे कि जो पहले इसका वॉल्यूम था कंडक्टर का, बाद में भी वॉल्यूम वही रहेगा। मतलब वॉल्यूम क्या होता है इस केस में, वॉल्यूम रिमेन अनचेंज रहता है, बस यही लाइन याद रखना है, रिमेन अनचेंज, मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। मतलब जो इनिशियल वॉल्यूम है इसका वायर का, वही फाइनल वॉल्यूम के बराबर रहेगा। अब इनिशियल वॉल्यूम कितना, एरिया इंटू लेंथ, तो A1 इंटू L1। अब फाइनल वॉल्यूम A2 इंटू L2, ये दोनों कांस्टेंट रहेगा। इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए हम लोग रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए अगर मैं ऐसी बात करूं यहां पर कि इसका रिलेशन निकालें, तो रिलेशन कितना आ जाएगा, L1 डिवाइडेड बाई L2 इज इक्वल टू A2 डिवाइडेड बाई A1। यानी आपको याद रखना है स्ट्रेच वायर में कि L1 बाई L2 इज इक्वल टू A1 बाई A2 बाई A1। चलिए इसको हम लोग यहाँ तक नोट करते हैं और आगे देखेंगे। ठीक, इसको मैं हटाता हूँ, फिर देखते हैं न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे। R1 बाई R2 बस नोट कर लीजिए, समझ में क्लियर आपको आएगा। आइए न्यूमेरिकल करते हैं। ऐसे इसमें मान लो हमने इसकी लेंथ को बढ़ा दिया, तो इनिशियल लेंथ R1 जो इनिशियल लेंथ था वो कितना है, रो L1 बाई A1, ये आपका इक्वेशन बना गया। इसकी रेजिस्टेंस नया वाले कितना आएगा, R2, रो रेजिस्टिविटी सेम रहेगा क्योंकि मटेरियल को चेंज नहीं कर रहा हूं, मटेरियल क्या है, सेम है, उसी वायर को मटेरियल सेम है, मटेरियल सेम है, इसलिए रेजिस्टिविटी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। रो L2 बाई A2, ये इक्वेशन दूसरा हो गया। डिवाइड कर लेते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई 2 कर लेते हैं, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो R1 बाई R2 इज इक्वल टू, रो से रो कैंसिल हो गया, L1 बाई L2 इनटू A2 बाई A1। यानी ये रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया। जब वायर को स्ट्रेच किया जाएगा तो स्टार्ट कर लेते हैं। अगर अब यहाँ पे ना इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा स्पेशल केस बना देते हैं। स्पेशल केस इसलिए कि हमें एग्जाम में आएगा तो डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। जैसे केस यहाँ पर नोट लिखकर कि अगर लेंथ को स्ट्रेच किया जा रहा है, मतलब लेंथ डबल किया जा रहा है, मतलब इफ लेंथ इज इंक्रीज, अगर लेंथ इंक्रीज किया जाएगा तो मैं A2 बाई A1 की जगह पे L1 बाई L2 रख सकता हूँ। तो R1 बाई R2 इज इक्वल टू L1 बाई L2 इनटू A2 बाई A1 की जगह पे L1 बाई L2 अगेन रख देते हैं। तो इसको अगर सिंपलीफाई करके लिखें तो कितना जाएगा, R1 बाई R2 इज इक्वल टू L1 बाई L2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब लेंथ डबल कर देने से रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आएगी, हम डायरेक्ट इसी फॉर्मूला यूज करेंगे लेंथ डबल करने के बाद। ऐसे एरिया चेंज करेंगे, ये कब होगा, ये कब यूज करेंगे, जब लेंथ में कुछ चेंज आएगा, लेंथ को बढ़ाया जाएगा या घटाया जाएगा, लेंथ इज चेंजिंग। जब लेंथ चेंज हो रहा होगा तो हम लोग इसी फॉर्मूले को यूज करते हैं, R1 बाई R2 इक्वल टू L1 बाई L2 का होल स्क्वायर। दोबारा याद रखिए, R1 बाई R2 इक्वल टू L1 बाई L2 का होल स्क्वायर। सेकेंड केस में अगर मान लो हम लोग एरिया में चेंज करते हैं तो ये R1 बाई R2 इक्वल टू L1 बाई L2 के जगह पर रख दूं A2 बाई A1, या इसी फॉर्मूले में एवा फॉर्मूले में L1 A2, यहाँ पर A2 बाई A1 इनटू यहाँ कितना A2 बाई A1, इसको स्क्वायर कर देंगे तो R1 बाई R2 इक्वल टू A2 बाई A1 का होल स्क्वायर। यानी जब एरिया में चेंज होगा, एरिया चेंज किया जाएगा, ये कब होगा, व्हेन एरिया इज चेंजिंग, डिक्रीज हो या इंक्रीज हो, एरिया इज चेंजिंग। जब एरिया चेंज करेंगे तो R1 बाई R2 इक्वल टू A2 बाई A1, जब लेंथ चेंज करेंगे तो R1 बाई R2 इक्वल टू L1 बाई L2। इन्हीं दोनों फॉर्मूला का यूज करेंगे और न्यूमेरिकल कर देते हैं। चलिए इसको नोट डाउन करिए, नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा A1 बाई A2 इक्वल टू, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ R1 बाई R2 इक्वल टू A2 बाई A1 का होल स्क्वायर। ये नोट डाउन कर लीजिए। चलिए न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं।
क्वेश्चंस कैसे आएंगे एग्जाम में, तो नाम क्वेश्चन नंबर वन लिखते हैं ऊपर। कह रहा है इफ लेंथ ऑफ वायर इज डबल its initial length, then find new resistance, new value of resistance when initial resistance इज R, ऐसे लिख दिया। कह रहा है कि इनिशियल रेजिस्टेंस R है, तो बताओ लेंथ को डबल करने से क्या मिलेगा। जैसे ही आपने देखा कि लेंथ को चेंज किया जा रहा है, किसको चेंज किया जा रहा है, लेंथ को चेंज किया जा रहा है, तुरंत ऐसे क्वेश्चन उठाते हुए आपको आंसर ही लेना है R1 by R2 इज इक्वल टू L1 by L2 का होल स्क्वायर। बस याद करना, डायरेक्ट रेडीमेड बना हुआ फॉर्मूला है, डायरेक्ट रेडीमेड बना फॉर्मूला, इसको लिख दीजिए। अब यहां बेटा देख पुट कर दीजिए, इनिशियल कितना है R, R2 कितना, R के बराबर, R2 की वैल्यू कितना निकालना है, इसको R2 बोल देता हूं, न्यू रेजिस्टेंस, न्यू लिख देता हूं, लेंथ इनिशियल L मान लेता हूं, बाद में क्या हो गया डबल 2L का स्क्वायर कर लीजिए। सबको मालूम है L से L कैंसिल, यानी R डिवाइडेड बाय न्यू R इज इक्वल टू 1/4। यहां से R की वैल्यू R न्यू इज इक्वल टू 4 टाइम्स R, तो लेंथ डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आपकी 4 टाइम्स हो गई। समझ में आया आपको। ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछा जाए कि एरिया को हाफ कर दें, ऐसे क्या पूछा जाए। एक और क्वेश्चन ही लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आसान है, आप सुनो। ऐसे बोला कि इफ एरिया ऑफ कंडक्टर बिकम 4 टाइम्स द इनिशियल एरिया, then find new resistance, find new resistance if initial resistance is R, is 2R लिखता हूं, 2R नॉट, इनिशियल 2R नॉट है, तो बताइए न्यू रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा जब एरिया को 4 टाइम्स कर दूंगा। यहां पर चेंज क्या हो रहा है, एरिया चेंज हो रहा है, एरिया चेंज कर रहे हैं, तो फॉर्मूला आप क्या यूज करेंगे, डायरेक्ट आपको लिखा गया अभी जस्ट प्रीवियस पेज में R1 by R2 इज इक्वल टू, अब अप्लाई करेंगे A2 by A1, A2 याद रखना A2 पर आता है, A2 by A1 का होल स्क्वायर। बस याद रख लीजिए R1 इनिशियल R1 कितना है 2R0, तो 2R0 डिवाइडेड बाय R2 जिसको निकालना है। एरिया A2 कितना है 4 टाइम्स इनिशियल, इनिशियल को A मान लिया, अब 4 टाइम्स कर दिया, इसका स्क्वायर कर लीजिए। A से A गायब, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा आपको 2R0 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल टू 16, 4 का स्क्वायर 16, यहां से 2 से 8 कर दूंगा, तो R2 की वैल्यू कितनी है, R2 इज इक्वल टू R0 डिवाइडेड बाय 8, मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू 8 टाइम्स डिक्रीज हो गई। समझ में आ गया। इस तरह से क्वेश्चन आएगा, एरिया बढ़ाना घटाना तो सॉल्व कर दिया करेंगे आगे से। क्वेश्चन में अगर इस तरह से आता क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और नोट करते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे देखते हुए कहेंगे इफ लेंथ इज हाफ, लेंथ इज हाफ एंड एरिया इज डबल, then find new resistance, new value of resistance if old resistance is 2 ohm, ऐसे लिखा हुआ है, ओल्ड रेजिस्टेंस 2 ओम है तो न्यू वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बताइए। तो इस तरह क्वेश्चन में क्या है, अब यहां पे एरिया लेंथ, तो आप ए वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए, R1 by R2 इज इक्वल टू L1 by L2 into A2 by A1, यही बेसिक फॉर्मूला है। अब L1 by L2 देखिए, यहाँ पे स्पेस नहीं है, आप ऐसे लिख लीजिए, देख R1 by R2 इज इक्वल टू L1 कितना हो रहा है, हाफ हो रहा है, मतलब पहले L है अब बाद में L by 2 हो गया। एरिया क्या हो रहा है, डबल, यानी 2A डिवाइडेड बाय A,
अब देखिए ये 2 ऊपर चला गया, एल की वैल्यू लेंथ को हाफ कर दिया, तो ये 2 ऊपर चला गया, एल हाफ ऊपर गया, कितना गया 4 इंटू 2 पर चला जाएगा 2 टाइम्स इंटू 2 टाइम्स यानी 4 टाइम्स होगा। R1 की वैल्यू 2 ओम डिवाइडेड बाय R2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा R2 की वैल्यू हो गया 2/4 1/2 ओम, ये आपका आंसर आ जाएगा। नया रेजिस्टेंस कितना आएगा 1/2 है। तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, आप सॉल्व कर लोगे इजीली सॉल्व कर लोगे, तो आप नोट डाउन कर लीजिए, चलते हैं आगे एक डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन। ये हो गया स्ट्रेस वायर की कहानी। अब आता है परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं। आइए परसेंटेज चेंज की बात करेंगे, तो ऐसे हम लोग लिखेंगे ऐसे क्वेश्चन नंबर 4, इफ वायर इज स्ट्रेच्ड टू इंक्रीज its length by 1%, then percentage change in its value of resistance मतलब लेंथ को 1% से इंक्रीज कर दिया गया, इंक्रीज, तो परसेंटेज चेंज बताओ कितना होगा। परसेंटेज चेंज निकालने के लिए हमारे पास मेथड क्या है, आर जानते हैं ना कि आर इक्वल टू होता है रो एल बाई ए ले भैया। परसेंटेज चेंज का मतलब ऐसे लिख सकता हूं डेल्टा आर बाई आर इज इक्वल टू, डेंसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो कांस्टेंट इसका हो गया ए 0 होगा, 0 प्लस डेल्टा एल बाई एल, अब प्लस माइनस ऐसे लिखते हैं डेल्टा ए बाई ए। आपको याद होगा जब एरर निकाला जाता था, परसेंटेज एरर यूनिट एंड डायमेंशन में किस तरह से इक्वेशन लिखा जाता था, मैक्सिमम एरर की हम लोग सर्च करते हैं मैक्सिमम एरर के लिए, तो कितना हो जाएगा प्लस लेते हैं साइन डेल्टा एल बाई एल आप प्लस बी डेल्टा ए बाई ए, ये हमारे पास आ गया एरर के बाद। परसेंटेज निकालना है तो 100 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो डेल्टा आर बाई आर इंटू 100% इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल इंटू 100% प्लस डेल्टा ए बाई ए इंटू 100%। ये तो आपके पास फॉर्मूला हो गया, इसी में रखना है हमें। अब देखना है डेल्टा एल बाई ए तो दे रखा है, कितना परसेंट चेंज किया गया 1% का चेंज है, मतलब डेल्टा एल बाई एल हमें मालूम है, डेल्टा एल बाई एल कितना है 1% दे रखा चेंज। अब डेल्टा ए बाई ए कितना होगा, डेल्टा ए आपको मालूम है कि एरिया और लेंथ की बात करें, एरिया और लेंथ की बात करें हम लोग, तो देख वॉल्यूम क्या होता है कांस्टेंट, अभी पढ़ा था वॉल्यूम इज इक्वल टू ए इंटू एल, ठीक है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम में चेंज कितना आएगा 0, कांस्टेंट है तो ये डेल्टा ए बाई ए डेल्टा एल बाई एल इसमें अब प्लस डेल्टा ए बाई ए, यहां से रिलेशन आ गया, दोनों को प्रोडक्ट है तो सम लिख दिया पर एरर मैक्सिमम एरर के लिए, तो 0 इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा ए बाई ए, यहां तक इतना होगा, यानी जितना परसेंटेज एरर डेल्टा एल बाई एल हुआ उतना ही होगा डेल्टा ए बाई ए, मतलब एरिया में कितना चेंज आ गया डेल्टा ए बाई ए में आ गया 1% का ही चेंज होगा। माइनस का मतलब हमें मैक्सिमम लेना है तो माइनस को मैं प्लस में रख लेते, ठीक है, 1% माइनस 1% है इसमें प्लस 1%, यहां प्लस माइनस में चूज कर लेंगे, यहां पुट कर लीजिए 1% इसका और 1% इसका, कितना आ गया 2% का चेंज आ गया। यहां सब लोग परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर ले, समझ में आ गया बच्चों को, समझ आ गया कैसे निकालेंगे परसेंटेज। एक और न्यूमेरिकल देखते हैं फिर चलते हैं, इसको एंड करके एक और न्यूमेरिकल नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन में ऐसे पूछा है ना, क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं कि इफ अ वायर इज स्ट्रेच्ड टू इट्स डबल in length, then find percentage change in its resistance परसेंटेज चेंज पूछा हुआ है, कितना परसेंटेज चेंज हुआ है अगर वायर को डबल कर दिया है। तो ऐसा मान लेते हैं हम लोग ऐसे क्वेश्चन में कि इनिशियल रेजिस्टेंस, सॉल्यूशन जब लिखेंगे सॉल्व करेंगे तो ऐसा मान लेंगे कि इनिशियल रेजिस्टेंस कितना है यार, इनिशियल
रेजिस्टेंस को आर मान लेते हैं, कंडक्टर का इनिशियल रेजिस्टेंस जो है उसको आर एज्यूम कर लेते हैं। तो आर की वैल्यू किसके बराबर, रो एल बाई ए के बराबर हो गई, ठीक है, यहां के बराबर इक्वेशन 1 लिख दिया। अब लेंथ को हमने क्या किया, अब फाइनल कितना हो जाएगा, फाइनल रेजिस्टेंस, जब एल की वैल्यू हमने क्या किया डबल कर दिया, तो आर फाइनल, इसको आर में लिखता हूं, इसको आर टू लिखता हूं, ठीक है, आर टू, ये कितना आएगा, रो एल की जगह पर 2l डिवाइडेड बाई, यहां पर ऐसे कहूं कि r2 इक्वल टू रो एल बाई ए हो गया, इसको लिख दूंगा यहां से r1 बाई r2, ऐसे निकाल दोगे तो r1 कितना हो गया, यहां कैलकुलेट करते हैं, r1 लेंथ पूरा हो गया, तो r1 बाई r2 इज इक्वल टू l1 बाई l2 का होल स्क्वायर, इस फॉर्मूले कर देते हैं। तो r1 को हमने r0 लिखता हूं, ये r0 लेते हैं, तो r0 इनिशियल डिवाइडेड बाई r2 इज इक्वल टू l1 डबल हो गया, l1 डिवाइडेड बाई l2 को 2l कर दिया, स्क्वायर कर दिया, इसका l से l कैंसिल हो चुका है, तो r0 डिवाइडेड बाई r2 इज इक्वल टू 1/4, यहां से निकालेंगे r2 की वैल्यू तो 4 टाइम्स r0, यानी ये फाइनल वैल्यू है, ये इसकी इनिशियल वैल्यू है जिसको हमने बबल किया। परसेंटेज चेंज निकालना होगा, परसेंटेज चेंज, तो इसके लिए फॉर्मूला होगा r फाइनल माइनस r इनिशियल डिवाइडेड बाई r इनिशियल इनटू 100%, ये आपको रख देना है इस फॉर्मूले में। इसी फॉर्मूले में आपको पुट करना होगा जो भी डेटा आएगा, ये अगर r फाइनल की वैल्यू कम आ गई तो इसका मतलब रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, नेगेटिव आएगा, तो अगर r1 ज्यादा है तो डिक्रीज, r फाइनल ज्यादा है तो इंक्रीज, परसेंटेज चेंज रेजिस्टेंस में कितना हो जाएगा, r फाइनल 4r0 माइनस r0 डिवाइडेड बाई r0 इनटू 100, कितना आ गया 3r0, 3 से 3r0 से r0 कैंसिल हो गया, r से r0 के 3 हो गया इनटू 100, यानी 300% इसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई है। ये आपका परसेंटेज चेंज है, इस तरह से नोट कर सकते हैं, नो डाउट करिए, आगे चलते हैं, चलिए रब करते हैं, अगला टॉपिक चलते हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंस, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, मतलब टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस चेंज कैसे होता है इसके बारे में, ठीक है, आइए देखते हैं। बेटा हम सारे बच्चों को मालूम है ना, एक बात हम लोग सीखते थे जब आपको थर्मो पढ़ाया गया था, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया गया था, तो आपको एक बात बताई होगी कि एक लेंथ है एल लेंथ है साहब, एक कंडक्टर है एल लेंथ की, इनिशियल लेंथ मान लेता हूं इसकी r0 है, ऐसे मान लो l0 है, ऐसे मान लेता हूं l0 इसकी इनिशियल लेंथ है, और इसका इनिशियल टेम्परेचर T1 है, T1। जब इसकी टेम्परेचर को बढ़ाया गया, इसको गर्म किया गया, मतलब इसको हीट दी गई, क्या दिया गया, हीट। जब इसको हीट दी जाती है, हीट सप्लाई किया जाता है, तो इस कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर जब बढ़ता है तो इसकी लेंथ भी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, थर्मल एक्सपेंशन, याद करें फिजिक्स है ना, पीछे की चीजें बहुत काम आएगी, रिवीजन बहुत जरूरी है ना। तो ये लेंथ बढ़ के कितनी हो गई, एल, इसकी टोटल लेंथ मान लेता हूं एल लेंथ हो गई इसकी, एल लेंथ, ये टेम्परेचर कितना हो गया T2, मतलब T1 से बढ़कर T2 कर दिया। तो ये जो जरा सी लेंथ बढ़ गई है ना, जरा सी लेंथ, इतना मान लेता हूं डेल्टा एल, ये जो डेल्टा एल बढ़ी है, इंक्रीज हुई है, टेम्परेचर कम करूंगा तो डिक्रीज हो जाएगी, तो इस जरा सी लेंथ के लिए लॉ बनाया गया था, जरा सी लेंथ के लिए लॉ बनाया गया, आपको पता है लॉ बनाया गया जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, आपको मालूम होगा पढ़ाया गया। तो ये डेल्टा एल कितना था, डेल्टा एल प्रोपोर्शनल टू इनिशियल लेंथ था L0 की इक्वेशन, और डेल्टा एल प्रोपोर्शनल था चेंज इन टेम्परेचर, आपको याद होगा ये, इन दोनों को कंबाइन करते थे तो हमने लिखा था डेल्टा एल प्रोपोर्शनल टू L0 इनटू डेल्टा टी। अब प्रोपोर्शनलिटी हटा के कांस्टेंट डालते थे जिसको कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन बोलते थे, L0 इनटू डेल्टा टी, यहां पर इक्वेशन मान लिया थर्ड, इस अल्फा को हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन बोला करते थे, या लीनियर एक्सपेंशन बोलते थे,
इसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट यहां बुला करेंगे रेजिस्टेंस में। तो यानी लेंथ की वैल्यू टेम्परेचर के साथ चेंज हो रही है। अब मेरे को मालूम है कि लेंथ जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, लेंथ डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अभी आपने लिखा ये आर डिपेंड करता है डायरेक्टली लेंथ पे। लेंथ अगर टेम्परेचर के साथ चेंज हो रहा है, लेंथ किसके साथ चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है विद टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ लेंथ चेंज हो रहा है। अभी आपने देख लिया थर्मो में पढ़ा था आपने, यहां पे भी दिखा दिया। तो लेंथ चेंज होगा इसका मतलब है रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी। लेंथ चेंज हो रहा है इसका मतलब क्या होगा, रेजिस्टेंस इज आल्सो डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ये बात समझ गई। जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, सेमीकंडक्टर की अलग कहानी है। सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी। ये कंडक्टर की बात हो रही है। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर क्या होगा, increases by increasing temperature of the surrounding। बस ये लाइन आपको याद रखना है। टेम्परेचर बढ़ा देने से, टेम्परेचर इंक्रीज कर देने से रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। तो ये जो आर है ये बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। कब, व्हेन, जब टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे। तो टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगी। सिर्फ कंडक्टर में, लिनियरली नहीं है, कहानी समझाएंगे बाद में। अब इसको यहां डाल देते हैं इस इक्वेशन को। तो टेम्परेचर कितना इंक्रीज होगा, R इक्वल टू आर कितना चेंज होगा, चेंज कितना होगा, आर नॉट, चेंज निकालते हैं, चेंज इक्वल टू इनिशियल कितना है, आर मान लिया, आर नॉट यहां पर अल्फा डेल्टा टी। और आर तो चेंज हो गया तो टोटल लेंथ कितना आएगा, ये टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा इसका, आर इक्वल टू इनिशियल रेजिस्टेंस प्लस चेंज इन रेजिस्टेंस। इसको यहां रख दीजिए। तो आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा डेल्टा टी, आर नॉट को कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यानी जब भी रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, आर इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस डेल्टा अल्फा टी। आर क्या है, बढ़ी हुई टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर एट टेम्परेचर रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T2। आर नॉट क्या है, रेजिस्टेंस एट T1, अल्फा है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। लेकिन बात ध्यान से सुनिए बच्चे, ये तभी काम आएगा ये इक्वेशन जब अल्फा की वैल्यू बहुत कम हो। अब आप पूछोगे सर कितना कम, तो थोड़ा सा आगे देखते हैं, नोट डाउन करिए इसको, चलते हैं आगे, नोट डाउन करिए आगे देखते हैं इसको। बेटा यहां देखते हैं आर इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये हमने पढ़ लिया। अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन बोलते हैं, या इसको हम बोल देंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट। ऐसे बोलेंगे। इसकी वैल्यू दिया जाएगा, जैसे मान लो कॉपर ले लिया तो 1.70 10⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस ऐसे लिखा हुआ, या आपकी इसकी वैल्यू दी जाएगी, तो इसकी वैल्यू जनरली 10⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस के रेंज में होता है। अगर इतने रेंज में दिया हुआ है 10⁻⁴ के आसपास दिया हुआ, तो आपको क्या करना होगा कि आपको अल्फा प्लस डेल्टा टी की वैल्यू निकालनी है। अल्फा प्लस डेल्टा टी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली अगर मान लो 0.01 या ऐसे 0.0 समथिंग, 1 के बाद इतना 147 इस तरह के रेंज में आ रहा है। किसकी वैल्यू, अल्फा डेल्टा टी की वैल्यू इस रेंज में आ रहा है, मतलब इतना कम है, अल्फा की वैल्यू इतनी हो और इसका प्रोडक्ट अल्फा इनटू डेल्टा टी की वैल्यू मतलब इस लेस देन हो। ऐसे मान लीजिए कि अल्फा इनटू डेल्टा टी दैट इज लेस देन 0.01 से कम हो,
इससे कम है इसकी वैल्यू, तो आप इस इक्वेशन को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं एग्जाम में, डायरेक्ट एग्जाम में यूज करना रेजिस्टेंस निकालने के लिए। लेकिन अगर इसकी वैल्यू इससे ज्यादा हो गया, ज्यादा हो रहा है, मतलब यहां पे अल्फा बहुत स्मॉल नहीं है, तो आपको ए इक्वेशन नहीं यूज करते हैं। ए इक्वेशन एप्रोक्सीमेशन होता है, एप्रोक्सीमेट इक्वेशन है। वो सर एप्रोक्सीमेट कहां से आ गया, तो आपको मालूम होगा कहां से आया, उसको याद रखिए। मतलब अल्फा की वैल्यू अब स्मॉल नहीं है, व्हेन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज नॉट स्मॉल, नॉट वेरी मच स्मॉल। अगर स्मॉल नहीं है तो क्या करेंगे, तो आपको अप्लाई करना होगा। इसके लिए देखो पता है आपको, यहां से अल्फा इजकल टू डेल्टा आर इजकल टू अल्फा आर नॉट अल्फा डेल्टा टी, ऐसे लिखते हैं डेल्टा टी। इसको इंटीग्रेट करना पड़ता है ना। अब इंटीग्रेट करेंगे आर इजकल टू डेल्टा आर नॉट टी को, इंटीग्रेट करने के लिए मैं आर इसको मानता हूं, यहां देखिए डी आर इसको बोलता हूं, डी आर डिवाइडेड बाई आर इजकल टू अल्फा इंटू डी टी, स्मॉल है तो दोनों साइड में इंटीग्रेट कर लेते हैं। यहां मान लेते हैं जब टेम्परेचर T1 है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू मान लेते हैं R नॉट, ऐसा एज्यूम कर लिया। और यहां पे टेम्परेचर T2 है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू R हो गई, ऐसा एज्यूम कर लिया। इस इक्वेशन में सिंपल इंटीग्रेशन कर लेते हैं। dx डिवाइडेड बाई x log x होता है ln x, तो dr में r कितना हो जाएगा, log r हो जाएगा। यहां से आएगा ln log e लिखता हूं r, लिमिट फ्रॉम r नॉट टू r। आ रहा है आपको समझ में बिल्कुल अच्छे से। डेल्टा टी का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, t की लिमिट रख दूंगा तो t2 माइनस t1, ये लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। log r की वैल्यू रख देते हैं, log e r माइनस log e into r नॉट, ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अल्फा डेल्टा t, t2 माइनस t1 को डेल्टा t ले दिया। log a माइनस log b, log a माइनस log b, तो log e r by r नॉट इजकल टू अल्फा डेल्टा टी। एंटी लॉग ले लेते हैं, मतलब इसका जो पावर है, मतलब ऐसे इसको एंटी लॉग से निकाल सकते हैं, r बाई आर नॉट इजकल टू e के पावर अल्फा डेल्टा टी। यहां से r की वैल्यू निकाल लेते हैं, r इजकल टू आर नॉट e के पावर अल्फा डेल्टा टी। इसका मतलब क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल। यह है रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T2, ये है रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T1, मतलब इनिशियल रेजिस्टेंस है। ये क्या है, इनिशियल रेजिस्टेंस, इनिशियल जब T1 की वैल्यू दिया हो, ये फाइनल रेजिस्टेंस अल्फा टी एक्सपोनेंशियली, एक्सपोनेंशियली। इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस जो होगा टेम्परेचर के साथ एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। इसे t इक्वल टू 0 को 0 इंक्रीज होगा, इस तरह से इंक्रीज हो रहा है रेजिस्टेंस की वैल्यू, और t इक्वल टू इंफिनिटी पर बढ़ता जाएगा। ये r की वैल्यू हो गई और ये t की वैल्यू हो गई। यानी रेजिस्टेंस अगर अल्फा की वैल्यू स्मॉल नहीं है तो एक्सपोनेंशियली जाएगा, और जब स्मॉल है तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, यहां हो गया आपका तो r हो गया, इधर t इनिशियल देखेंगे r नॉट इंटरसेप्ट पॉजिटिव यहां पर, यानी इस तरह से ग्राफ, और स्लोप भी पॉजिटिव, ऐसा रखिए। इस तरह से ग्राफ इंक्रीज होगा इस डायरेक्शन में, स्लोप इस भी पॉजिटिव, और आपका r की वैल्यू निकाल लेंगे, नोट डाउन करें। चलिए देखिए यहां पर, तो अगर लीनियर है, ए इंटरसेप्ट हो गया, स्लोप पॉजिटिव, यानी जब अल्फा की वैल्यू अल्फा डेल्टा टी की वैल्यू स्मॉल है तो रेजिस्टेंस लीनियरली वेरी करता है टेम्परेचर के साथ। लेकिन जब स्मॉल नहीं है, ये इंपॉर्टेंट लाइन नहीं स्मॉल है, तो आपको एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा, एक्सपोनेंशियली। तो ये बात बच्चों को ना दिमाग में कम समझ में आती है, जल्दी एग्जाम में भूल जाते हैं, डायरेक्ट इसी को अप्लाई कर देते हैं। लेकिन आपको इसको भी ध्यान रखना है जब कंपटीशन में जाना है। तो चलिए न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, फटाफट नोट करिए, आगे चलते हैं। चलिए न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। रख करते हैं। सबसे पहले एक इजी सा क्वेश्चन लेते हैं समझने के लिए, फिर आगे चलेंगे। क्वेश्चन बेटा कह रहा है कि लेट अज्यूम करते हैं, इस तरह से बोला जाए कि इफ द रेजिस्टेंस इनिशियल
रेजिस्टेंस, मैं ज्यादा लैंग्वेज नहीं लिखता हूँ ना, ऐसे लिखता हूँ। एक कंडक्टर है, कंडक्टर देखा है, कंडक्टर, इसका इनिशियल टेम्परेचर दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, और इसकी इनिशियल रेजिस्टेंस जो है 100 ओम दिया हुआ है। इसका इनिशियल रेजिस्टेंस जो है R इक्वल टू 100 ओम दिया हुआ है। इस कंडक्टर को इसका टेम्परेचर को, इसकी टेम्परेचर को इंक्रीज किया गया ऐसे हीट देकर, हीट दिया गया और टेम्परेचर इंक्रीज हो गया कितने डिग्री से, तो फाइनल पहुंच गया, ऐसे मान लेता हूं, फाइनल में कैलकुलेट करना है, ऐसे मान लो फाइनल कैलकुलेट करिए। इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होकर पहुंच गया 117 ओम पे, मतलब 117 डिग्री ओम पे इंक्रीज हो गया। तो पूछा जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ T2 where alpha of the copper is given as 1.70 और 10 की पावर -4 डिग्री सेल्सियस, ऐसे दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर इतना है, फाइनल टेम्परेचर पूछा जा रहा है, रेजिस्टेंस इनिशियल R0 की वैल्यू 100 है, अब बढ़ के इतना होगा, तो बताओ क्या होगा फाइनल टेम्परेचर। तो यहां पे अल्फा की वैल्यू देखिए, अल्फा की वैल्यू 10 की पावर -4 है, मतलब लगभग अंदाजा लगाए तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फा कॉपर की 0.00170 पर डिग्री सेल्सियस, इतना आएगा। यानी मैं, ये क्या है, बहुत स्मॉल है ना, स्मॉल है। मैंने क्या कहा था कि अल्फा की वैल्यू लेस देन आपके पास ऐसे हो, मतलब 0.01 से कम हो तो काम चलेगा, ये 0.01 से बहुत कम है, यानी यहाँ पे एप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला चलेगा। एप्रोक्सीमेशन यहाँ लिख देता हूँ, एप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला यूज होगा, ये बात याद रखनी है आपको। में एप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला यूज होगा। एप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला क्या है, R इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, समझ में यहां तक आ रहा है, अल्फा डेल्टा टी। अब R की वैल्यू कितनी 117, R0 की वैल्यू कितना 100 ओम, 1 प्लस अल्फा की वैल्यू दे रखा है 1.70 10 की पावर -4 और डेल्टा टी यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहां डिवाइड करूंगा 117 डिवाइडेड बाय 100 -1 इधर आ गया इनटू 1.70 10 की पावर -4 इनटू डेल्टा टी, यहां तक समझ आ रहा है। इसको डिवाइड करूंगा तो 1.7 में से 1 निकाल दूंगा, कितना आ जाएगा 1.7 में से 1.7 कितना आ गया इक्वल टू 1.70 इनटू 10 की पावर -4 इनटू डेल्टा टी। डेल्टा टी को यहां से कैलकुलेट कर लीजिए, यहां मैं लिखता हूं इस टाइप पर, डेल्टा टी की वैल्यू कितनी जाएगी 0.17 डिवाइडेड बाय 1.70 10 की पावर -4 इक्वल टू डेल्टा टी। यहां पर ऊपर ले आता हूं 0.17 10 की पावर 4 और डिवाइडेड बाय 1.70 इक्वल टू डेल्टा टी। यहां से एक जीरो डाल दूंगा तो 70 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा यहां से, यानी 1000 इक्वल टू डेल्टा टी। 1000 सेल्सियस इक्वल टू T2 T1। आपको T1 मालूम है कितना, T2 T1 की वैल्यू कितनी 27 डिग्री सेल्सियस, ऐड कर दीजिए, T2 की वैल्यू कितनी आ गई 127 डिग्री सेल्सियस, यानी 120 डिग्री सेल्सियस ले जाओगे तो रेजिस्टेंस 100 से बढ़कर कितना हो जाएगा 170 हो जाएगा। यहां तक क्लियर समझ में आपको आ गया है, नोट डाउन कर लीजिए 170। अब आते हैं सेकंड टाइप क्वेश्चन, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूं, सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन करा, अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ohm at 0 degree Celsius and value of alpha मतलब टेम्परेचर क्वेश्चन देखा है 1/273 डिग्री पर सेल्सियस, ऐसे लिखा हुआ है सेल्सियस डिग्री। then find new resistance at 273 डिग्री सेल्सियस, 273 डिग्री सेल्सियस पे न्यू वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा। अब जरा देखिए तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मतलब हमें न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे, यहां देखते हैं। आर नॉट तो मालूम हो गया, इनिशियल कितना है 10 ओम, इनिशियल टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, फाइनल टेम्परेचर आपसे पूछा जा रहा है अननोन है, फाइनल टेम्परेचर कितना है
273 डिग्री सेल्सियस। हमारे पास दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन है R इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी अप्लाई करने का, एक फॉर्मूला है R इक्वल टू आर नॉट ई के पावर अल्फा डेल्टा टी अप्लाई करने का है। ये दो फॉर्मूले हैं रेजिस्टेंस के लिए, किसको चूज करें? तो चूज करने के सबसे बेहतर तरीका है कि पहले आप क्या निकालोगे, आप निकालोगे अल्फा डेल्टा टी की वैल्यू निकालिए, पहले कितना आ रहा है इसको चेक करिए। अल्फा की वैल्यू 1/273 इनटू टेंपरेचर डिफरेंस कितना है 273 माइनस 0, समझ में आपको आ रहा होगा। इसको कट करूंगा तो 1 वैल्यू आ गई। ये 1 0.01 से बड़ा है, क्या होना चाहिए? बड़ा है। यहां पर हमें इसको यूज करने के लिए क्या चाहिए? इसकी वैल्यू 0.01 से कम होनी चाहिए। यहां बड़ा होगा, यानी ये इक्वेशन यहां पे यूज नहीं होगा, हमें इसको यूज करना पड़ेगा रेजिस्टेंस निकालने के लिए। बस इसमें नोट रख देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। यहां रखेंगे तो कितना मिलेगा, इस फॉर्मूले को चूज करना है। तो r इक्वल टू आर नॉट कितना 10 e के पावर अल्फा की वैल्यू 273 डेल्टा t 273 कैंसिल हो गया 10 इनटू e के पावर 1, यानी r इक्वल टू 10e। e मैथमेटिक्स में पढ़ा जाता है e की वैल्यू कितनी होती है अप्रोक्सीमेट, e की वैल्यू 2.7 लिख देता हूं, 70 समथिंग 70 लिख देता हूं, इसको यहां रख दीजिए। तो 10 इनटू 2.70 के आसपास नियर अबाउट, यानी 27 पॉइंट समथिंग होगा 01 के आसपास ओम रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो हमें समझना था कि रेजिस्टेंस जो निकालते हैं टेंपरेचर पर डिपेंड करता है, लेकिन किस इक्वेशन से सॉल्व करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि हमें चूज करना कि कब हमें इस वाले इक्वेशन को यूज करना है, कब इक्वेशन इसको यूज करना है। उसके लिए आपको अल्फा डेल्टा टी कैलकुलेट करना पड़ेगा। अल्फा डेल्टा टी की वैल्यू अगर 0.01 से कम है अगर अल्फा डेल्टा टी, तो आप इसको यूज करेंगे, इससे ज्यादा हो गया तो आपको इसको यूज करना है, तो आपको रेंज दिखता रहेगा और सॉल्व करना है। थैंक यू सो मच आज के लिए। कल लेक्चर नंबर 4 में स्टार्ट करेंगे हम लोग केवीएल केसीएल। थैंक यू।